सो वेलकम टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ कुछ तो बोलते हैं यूट्यूब इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो बच्चों, हम भारती भवन की स्टैंडर्ड HC वर्मा काका की किताब से हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। नाइन्थ का बायोलॉजी। हमारे पास मुख्य क्या क्या है मैं तुमको पहले समझा के बता देता। ये बायोलॉजी में नेम का हमको पढ़ना क्या क्या रहता है वो मैं तुमको समझा के बता देता, फिर वी विल प्रोसीड। देखो भाई, तो ये आज अपन पढ़ना चालू कर रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी अपन क्यों पढ़ते हैं, क्या फायदा होता है बायोलॉजी पढ़ के? तो बायोलॉजी में अपन ऑफ कोर्स डेफिनेटली वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। और हमारा बायोलॉजी जो साइंस है पूरा का पूरा, वो विकसित इसलिए होता गया है। हमें एक सिंगल प्रश्न है बायोलॉजी में, हमको मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं है। जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। ठीक है, ये हमको प्रश्न है। इस प्रश्न का मतलब समझाता हूँ पहले मैं तुमको, व्हाट इज लाइफ। आज से करोड़ों साल पहले जब हमारी धरती, 450 करोड़ साल पहले जब ये धरती आग का बड़ा सारा मोल्टन गोला थी, लावा का गोला थी, सरफेस से लेके अंदर कोर तक। फिर धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में ये धरती ठंडी हुई, सरफेस इसकी ठंडी हुई। फिर इस पे बहुत सारे कंपाउंड थे, नेचुरली कंपाउंड से रिएक्टिव रहते हैं। धरती पे ही रहे, दुनिया के यूनिवर्स के किसी और कोने में रहे, दुनिया मार्स ग्रह पे भी जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मार्स ग्रह पे भी जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, गर्मी मिल जाती है सफिशिएंट रिएक्शन होने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मार्स ग्रह पे भी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो वाटर बन जाता है। तो सेम चीजें हुई, हमारे धरती पे एलिमेंट्स थे जो कि ब्रह्मांड में सब जगह थे, लेकिन धरती पे कुछ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में थे। उसमें से विशेष नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे चार एलिमेंट हमारे धरती पर थे। और भी थे, लेकिन ये चार क्योंकि हल्के हल्के हैं और ये हमारे धरती पे काफी ज्यादा है। हवा में देख लो तो ये 78%, 21%। जमीन में देख लो तो सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा रहता है पता है तुमको? ऑक्सीजन रहता है। जमीन जमीन में सबसे ज्यादा, अर्थ क्रस्ट में, मिट्टी में सबसे ज्यादा प्रमाण में ऑक्सीजन भरा पड़ा है। तो बोलो हाँ ऑक्सीजन कैसे? तो मिट्टी खोदेंगे तो उड़ के चल जाएगा तो ऊपर, जैसे हवा में बादली में मग्गा उल्टा करके डाला और मग्गे को टेढ़ा कर दिया तो बुड़बुड़े डुबू 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 ऊपर आते हैं। वैसा क्या मिट्टी खोद के निकालेंगे फावड़े से तो क्या ऑक्सीजन ऊपर भाग जाएगा? नहीं। मिट्टी का फॉर्मूला ही SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो उसमें एक सिलिकॉन लेकिन ऑक्सीजन दो दो है। मिट्टी में सबसे ज्यादा मिलने वाला और एल्यूमिनियम है, तो दो एल्यूमिनियम लेकिन तीन ऑक्सीजन है। मिट्टी के अंदर तुमको मिलेगा कुछ भी Fe2O3, तो दो दो ही आयरन लेकिन तीन तीन ऑक्सीजन। तो मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। कहना मैं ये चाहता हूँ कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये चार एलिमेंट और अन्य कुछ एलिमेंट वैसे तो यूनिवर्स में ऑलमोस्ट हर जगह पे मिलते हैं, हर प्लेनेट पे मिलते हैं। लेकिन धरती पे कुछ सर्टन परसेंटेज में इनका मिलना और धरती का पहले का वातावरण एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हॉट होना और फिर देन धीरे धीरे कूल होना और इनकी आपस में रिएक्शन होना, इन चारों एलिमेंट की आपस में बहुत सारी रिएक्शन होना। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भिड़ा तो उसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। नाइट्रोजन कार्बन से भिड़ा तो कुछ नहीं बनाया विशेष रूप से, फिलहाल के लिए। फिर नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से भिड़ा तो उसने अमोनिया बना दिया। फिर जब ऑक्सीजन कार्बन से भिड़ा उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भिड़ा उसने वाटर बना दिया। जब कार्बन हाइड्रोजन से भिड़ा उसने मीथेन बना दिया। और ये चारों जन बनने के बाद, ये ये और इवन ये पांचों जन बनने के बाद कुछ समय बाद इन पांचों की खिचड़ी के कारण, आसमान में बहुत सारी बिजलियां कड़कने के कारण और बहुत सारी बारिश, H2O की बारिश होने के कारण नाइट्रोजन और कार्बन ने रिएक्शन करी और उन्होंने एक कंपाउंड बनाया। उस कंपाउंड का फॉर्मूला बहुत बड़ा है लेकिन उसका नाम है प्रोटीन। ये सारे निर्जीव वस्तु थे, बस मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स। और सडनली ये सब कुरकुरे जैसे थे। ऐसा कुरकुरे, एक कुरकुरे का पुड़ा लो, उसको फोड़ो और खाने के बजाय उसको बादली में पानी भर के पानी में डाल दो, 3 घंटे पड़े रहने दो, नरम हो जाएंगे ना एकदम, अड़ई जैसे। अड़ई से भी बहुत नरम, पर पानी में तरंग रहे हैं, कुछ नीचे सेटल हो गए हैं। ऐसे ये बस मॉलिक्यूल्स थे, कुरकुरे जितने बड़े नहीं, आंखों से दिखेंगे भी नहीं, इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल। हवा में आज भी कार्बन डाइऑक्साइड है, दिख रहा है? हवा में अभी भी वाटर वेपर है, दिख रही है? नहीं।
वैसे प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी अगर पानी के अंदर पड़ा होता है तो दिखता नहीं है, पानी के अंदर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना, ऐसा कुछ था वो दिखने में। और मालूम नहीं कैसे, यही तो मिस्ट्री है, इसीलिए तो बायोलॉजी विकसित हो रही है कि मालूम नहीं कैसे एक दिन ये कुरकुरे का पड़ा हुआ टुकड़ा वड़वड़ करने लग गया, इसमें जान भर गई कहीं से तो भी, इसमें प्राण भर गए कहीं से तो भी, कोई तो भी आके इसमें जीवन फूंक कर चले गया, कोई तो भी आके इसमें लाइफ डाल कर चले गया। और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक क्वेश्चन तो है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, उससे पहले तो क्वेश्चन ये है कि प्राण होता क्या है, व्हाट इज लाइफ। इस प्रश्न का इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के चक्कर में पूरा का पूरा बायोलॉजी का विज्ञान विकसित होता चला गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमें अभी तक मिला नहीं है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। प्राण का, जीवन का, किसी के शरीर में वड़वड़ होना, आत्मा होना, ये सबका क्या है भाई। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या तुमको? जान होना किसको कहते हैं? ठीक है, सोच विचार करना। और अब उससे एक बड़ा प्रश्न ये आ चुका है लाइफ से भी बढ़कर, कि ठीक है, शायद हम प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे अंदर एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब में बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, रिपल्जन चलते होंगे, इसलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती होगी, इधर उधर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती होगी हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और छोटे पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में तोड़े जा रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उनको खून में डाला जा रहा है। हार्ट के टिश्यू जो है वो खुद प्राण भरा पड़ा है हार्ट के अंदर, वो धप 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 हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड कर रहे हैं, शरीर में खून भाग रहा है। तो ये सारा एक लाइफ, एक पूरी प्रोसेस चल रही है पूरी की पूरी। लेकिन उससे भी बढ़कर ये है आज बड़ा प्रश्न बायोलॉजी में, कि जीवन, जो जीवित वस्तु है वो सोच कैसे सकते हैं, कॉन्शियसनेस क्या है। एक बैक्टीरिया सोच नहीं पाता, जो एक वायरस है वो सोच नहीं पाता, लेकिन जो एडवांस्ड बीइंग्स है, कुतरा है, हाथी है, डॉल्फिन है, चमगादड़ है, शेर है, बिल्ली है, इंसान है, हम सोच पाते हैं। और इंसान तो विशेष बहुत सोच पाता है, अतिशय जास्त। जैसे मैं बोलूँ, अंधेरे भरे अंतरिक्ष में, एकदम गहरे सन्नाटे भरे अंधेरे भरे अंतरिक्ष में एक चमचमाता चांदी का फुटबॉल, एकदम प्लेन, एकदम स्मूथ चांदी का चमचमाता फुटबॉल अंतरिक्ष में दूर जा रहा, अचानक से एक हाथी प्रकट हो गया। तो ये तुम कैसे सोच पा रहे हो, मैं जो शब्दों में बयां कर रहा हूँ तुम इसको कैसे सोच पा रहे हो, तुमको अपने दिमाग में ये सारा चित्र दिख कैसे जाता है? ठीक है, ये कॉन्शियसनेस है, ये इसके ऊपर बायोलॉजी में भी विचार चल रहा है। तो ये शब्द जस्ट तुमको इंट्रोड्यूस हुआ है, कॉन्शियसनेस। ऐसे तो तुम यूट्यूब पे रिकामे लोगों के प्रवचन सुनोगे तो तुमको कुछ नहीं समझ आएगा, तुम्हें उम्र के साथ और बहुत पढ़ते लिखने के साथ समझ आएगा कि कॉन्शियसनेस क्या है। और आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस और मैथ्स के सबसे बड़े, जग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि कॉन्शियसनेस क्या है। मैथ्स और फिजिक्स के जीवन का साइंटिस्ट लोगों के में यही प्रश्न क्यों बड़ा है? क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। इंसान इंटेलिजेंट बींग्स है, ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट एनिमल्स, ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल, but we are much intelligent than all the other animals, and we are trying to make something more intelligent than our own। उसके लिए उसमें कॉन्शियसनेस डालना पड़ रहा है, स्वयं बोध उसमें डालना पड़ रहा है। तो इसके लिए ये कॉन्शियसनेस पहले तो होता क्या है ये समझना पड़ रहा है, और फिर जब होता क्या है ये मालूम पड़ेगा तब तो उसको सोचेंगे कि आप लाए किधर से कॉन्शियसनेस को, फिर किधर से तो भी लाने की तकनीक ढूंढ लेंगे, और फिर डाले किसे मशीन के अंदर उसको, तो वो भी सोच लेंगे, कर लेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल ये है बायोलॉजी। क्या तुम्हें स्कोप ऑफ बायोलॉजी समझ रहा है? बायोलॉजी किधर से, प्रश्न क्या है, जीवन क्या है? क्योंकि धरती जब बनी, धरती पे बहुत सारे एलिमेंट थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, चार कंपाउंड, पिंक, चार एलिमेंट विशेषतः पिंक कलर के, पिंक ब्रैकेट में लिखे हुए। और उन चारों में रिएक्शन होके कुछ कंपाउंड बने, उन कंपाउंडों में आपस में रिएक्शन होके प्रोटीन के मॉलिक्यूल बने, प्रोटीन के मॉलिक्यूल बस पड़े रहते थे, बस एक मॉलिक्यूल रिएक्शन हुई और कुछ तो भी बन जाता है, वैसे बन रहा है। और एक दिन अचानक से वो वड़वड़ करने लग गया, वो हलचल करने लग गया। तो हलचल कैसे करने लग गया, कौन आके उसमें प्राण फूक कर गया, कौन आके पेन ड्राइव ठोक के उसमें लाइफ इंसर्ट करके गया, कौन आके उसमें आत्मा भर के गया? आत्मा होती भी है क्या?
अगर होती है तो पहली बार आत्मा आई कहाँ से? ये चीज का हम उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कारण बायोलॉजी का विज्ञान विकसित होता चले गया है। जितना भी बायोलॉजी का है, आज वैक्सीन बनाने से लेके सब प्रश्न मूलभूत ये था कि जीवन क्या है। बात समझ आई सब बच्चों को? स्कोप ऑफ बायोलॉजी। तो अगर तुमको इस बोर्ड पे से कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर मैं आगे चले जाऊंगा। बायोलॉजी तुमको ऐसे स्कूल में पढ़ाया नहीं होगा कभी। बायो बहुत भारी, सबसे भारी साइंस है। प्लीज कॅमेरा ऑन करून बसावे. मुलडाताई, प्लीज ट्युशनच्या अभ्यासावर जास्त लक्ष देणे, शाळेला कमी प्राधान्य देणे. हाँ भैया। 9वी होमी बाबाच्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन ऑफलाईन सर्व विद्यार्थ्यांनी शाळेला तसंही आठवड्यातून एक सुट्टी घेऊनच टाकावी. मनानेच, मी नाही सांगितले तरी एक घेऊनच टाकावी. आणि अतोनात अभ्यास करावा. बुधवार नाही तर गुरुवारचा दिवस चांगला असतो अभ्यासासाठी. त्या दिवशी सुट्टी घेऊन सुट्टीच्या दिवशी सकाळी 5ला उठून 6 पर्यंत अंघोळ बिंघोळ करून 6 पासून 11 पर्यंत फुल अभ्यास, मध्ये थोडासा नाश्ता. 11 पासून 12 पर्यंत ब्रेक. पुन्हा डबल अंघोळ, झोप येत असेल तर, नाही तर सकाळी नाही केली तर आता अंघोळ, जेवण, थोडंसं टीव्ही, 1 तासभर रिलॅक्स. मग 12 पासून 3-4 पर्यंत 4 तास सिटिंगमध्ये कंटिन्यू अभ्यास. मग 4 पासून 5 पर्यंत ब्रेक, थोडा नाश्ता, खेळणं, कुदणं, बाहेर चक्कर मारून येणं, फोन बाजूला ठेवणं, फोन नाही बघणं. 5 पासून रात्री 8 पर्यंत वापस अभ्यास, 8 ते 9 बॅच आणि 9 पासून शाळेचं काय कंप्लीशन असेल ते रात्री 11-12 पर्यंत. असा सुट्टीचा दिवस गेला पाहिजे. लिहून घ्या ज्याला जे लिहायचंय बोर्डवर. दिख रहा है ना? की झूम करू? झूमी झूमी चाय. तुम्हें इसका प्रश्न समझ, इसका ये प्रश्न समझ आया क्या तुमको? व्हाट इज लाइफ, है ना? शांत पड़े वाले जीव ने वड़वड़ कैसे चालू कर दी? जीव भी नहीं, शांत पड़े वाले एक चीज ने वड़वड़ कैसे चालू कर दी? तुम अगर तुम्हारे साइंस लैब में सोडियम और क्लोरीन लेके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करो, सोडियम क्लोराइड बनाओ और पानी H2O भी बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो उस वाटर में पड़ा NaCl वड़वड़ करना चालू कर दे, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। वो प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड्स ने वड़वड़ करना कैसे चालू करी, पहली बार आत्मा कैसे आई, वो है व्हाट इज लाइफ। ये मैं हिंदी में तुमको सबसे नियरेस्ट पॉसिबल मतलब अर्थ समझा पा रहा हूँ इस प्रश्न का। इस प्रश्न का अर्थ बहुत गहरा है। इस एक प्रश्न के ऊपर हजार हजार पान के थेसिस है, हजारों थेसिस लिखे भले लोगों ने, बड़े बड़े। 5 मुख्य कंपाउंड ध्यान रखना, NO2, अमोनिया, CO2, H2O, CH4। हम इंसानों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। हमने ये चारों एलिमेंट लेके एक फिश टैंक में, एक्वेरियम में डाल दिया और उसको सील कर दिया। फिर अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग वगैरह थोड़ी सी कड़काई। फिर ये चारों ने थोड़ी रिएक्शन करी आपस में, ये पांचों कंपाउंड बने। पांचों कंपाउंड का एक खिचड़ी मिश्रण बन गया। और हमने इतना ध्यान रखा था कि उस फिश टैंक के अंदर हमने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया भी नहीं था, इतना क्लीन था वो। उसमें पहले से कोई लाइफ नहीं थी। और इन सब में खिचड़ी मिश्रण होने के बाद में कुछ दिनों बाद देखा गया कि अपने आप उसमें लाइफ उत्पन्न नहीं हुई। हमारा एक्सपेरिमेंट इंसानों का फ्लॉप हो गया। लेकिन हमें काफी हद तक मालूम है कि यही वो 5-6 कंपाउंड थे जिन्होंने जीवन की शुरुआत धरती पर करी। वो असमंजस में है। फिर वहां पे आ जाता है, जो लोग प्रश्न का उत्तर ज्यादा देर तक सोच नहीं पाते, जिनके बुद्धि पे सोच सोच के टेंशन आ जाता है, उन्हें शांत करने के लिए बोला जाता है कि बेटा भगवान ने आए, शांत, भगवान ने जीवन बनाया। तो इंसान शांत रहता है भगवान का नाम लेके, प्रश्न नहीं उत्पन्न होते मानव समाज में। ठीक है, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। वो चिल रहता है, डोका शांत, ज्यादा प्रश्न नहीं आते। जितना काम बोला उतना काम होता है, जीवन सुखी जाता है। और अगर तुम्हें विचार करते करते आइंस्टाइन के जैसे लास्ट में मरने से पहले, श्वास छोड़ने से पहले भी विचार करते रहना है, तो फिर तुम थोड़े से नास्तिक प्रकार के बन जाओ, करते रहो। वो भी अच्छा है, सब अच्छा है, टेंशन नहीं लेना। अगर भगवान होगा तो दयालु होगा।
उसमें ना विश्वास करने वाले इंसान को पनिशमेंट नहीं देगी। और अगर वो दयालु नहीं होगा, वो कोई सगुनी भगवान नहीं होगा, सगुनी म्हणजे उसमें कोई एट्रीब्यूट, कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो फिर वो निर्गुण भगवान होगा। वो दयालु भी नहीं होगा और वो क्रूर भी नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं होगा, वो फॉर्मलेस होगा, निराकार होगा। इसलिए कुछ लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, सगुन साकार रूप की, और कुछ निर्गुण निराकार रूप की। लेकिन भगवान तो भगवान होता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई रूप नहीं है। या फिर इसका अर्थ है कि उसका रूप इतना सुंदर है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस एक वाक्य पे साकार और निराकार दोनों पंथों में झगड़े चालू रहते हैं, मूर्ति पूजकों में और बिना मूर्ति पूजकों। उधर से हिंदुइज्म और इस्लाम का मेन विवाद मसला चालू होता है, वहां से। शिर्क मतलब मूर्ति की पूजा करने वाला पाप। और दूसरा, उनमें सबसे बड़ा पाप है शिर्क, और हम में सबसे पवित्र चीज है प्राण प्रतिष्ठा। थोड़ी फर्क है। प्राण प्रतिष्ठा, बायोलॉजी आ गया, प्राण फूकना पत्थर में। अजीब लगता है कि किसी के पास ऐसी निंजा टेक्निक है जो पत्थर में आके प्राण फूक दे। और वही बायोलॉजी में हम बोले कि मॉलिक्यूल में किसने प्राण फूका, तो साइंटिस्ट पागल हो जा रहा है। और वो साइंटिस्ट पत्थर में प्राण फूकने को अंधविश्वास कहता है, क्योंकि प्राण की परिभाषा ही नहीं है। तो गिन नहीं सकते कि पत्थर में प्राण है कि नहीं। डेफिनेशन ही नहीं है, अभी पता ही नहीं हमको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का नहीं, प्राण का अर्थ क्या है। प्राण प्रतिष्ठा को कोई डिस्प्रूव भी नहीं कर सकता और प्रूव भी नहीं कर सकता। बस होती है, मान सकता है या ना मान सकता है। और क्या बताऊं मैं तुमको। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में स्कोप ऑफ बायोलॉजी इतना ठीक है। मैंने तुमको दो प्रश्न बताए, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है। वो व्हाट इज लाइफ तो मैंने मरे वाले कुरकुरों में प्राण फूका। और मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए मैंने प्राण प्रतिष्ठा साकार निराकार के बारे में बात कर ली। ठीक है। बराबर, अभी अपन आगे चलते हैं। अब बायोलॉजी में भाई अगर हम बात करें, तो आज अगर हमारे आसपास में हम नजर डालें तो ऑफ कोर्स हमको दुनिया में लिविंग थिंग दिखेंगे और नॉन लिविंग थिंग दिखेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स की बात हम केमिस्ट्री में करते हैं। शक्कर की बात, खुर्ची की बात, मिक्सचर की बात, पेंट्स की बात, ऑयल की बात, कंघी हुई की बात, प्लास्टिक की बात, वो सब केमिस्ट्री का विषय है। और नॉन लिविंग थिंग्स में, किसी नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में, या किसी नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग में, या किसी लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में अगर कोई बातचीत होती है, कोई इंटरेक्शन होता है, कुर्सी के ऊपर लैपटॉप रख दिया, ठीक है, आवाज आया, तो ये हो गया फिजिक्स। जब भी कोई इंटरेक्शन होती है, कुर्सी नॉन लिविंग, लैपटॉप नॉन लिविंग, उन दोनों में इंटरेक्शन हो गया, साउंड एनर्जी, वो फिजिक्स निकल जाता है। ठीक है। कोई नॉन लिविंग और लिविंग में अगर बातचीत हो जाए तो वो फिजिक्स निकल जाता है। जैसे मैं लिविंग हूँ, मेरा आवाज एक लिविंग शरीर से, मेरे शरीर से बाहर आ रहा है, लेकिन ये फोन नॉन लिविंग है, तो ये फोन जो है मेरा आवाज पकड़ सकता है, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की वजह से। वो फिजिक्स है, इंजीनियरिंग है, तो फिजिक्स है वो। और लिविंग थिंग में भी अगर कोई इंटरेक्शन हो जाए, मैं तुमको छड़ी चेप दूँ, ठीक है, छड़ी बीच में से हटा तो मैं तुमको दफाटा रख दूँ तो भी आवाज आएगा। या फिर इसको छोड़ो, एक लीच आ जाए, मेरे पैर पे लग जाए और मेरा खून सक करना चालू कर दे, ठीक है। एक मच्छर आ जाए, खून चूसना चालू कर दे, कोई इंसेक्टिवर्स प्लांट किसी कीड़े को खा ले, कोई अ, मेंढक आके एक कीड़े को खा जाए, तो एक लिविंग थिंग ने दूसरे लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्शन कर, तो वो वाला बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये अलग ही विषय है, बायोलॉजी में आ जाता है, सॉरी, ये बायोलॉजी। जब नॉन लिविंग या लिविंग इंटरेक्शन करते हैं, तो नॉन लिविंग और नॉन लिविंग की इंटरेक्शन प्योरली फिजिक्स कहलाती है, लिविंग और लिविंग की बायोलॉजी कहलाती है। और नॉन लिविंग और लिविंग की इंटरेक्शन फिजिक्स अथवा बायोलॉजी में से कुछ भी कही जा सकती है। ऐसी कुछ चीजें हैं। ठीक है। तो हम फिलहाल के लिए जीवन में हम आजू बाजू में किधर भी देखें, तो हमें बायोलॉजी में हमें हमारे संसार में बहुत सारे लिविंग थिंग देखने को मिलेंगे, बहुत सारे। प्लांट्स तो ऑफ कोर्स पूरे दुनिया में प्लांट्स है, उनकी वजह से हम हैं, हम की वजह से वो भी है। ठीक है, दोनों है।
तो प्लांट्स एंड एनिमल्स तो मिलेंगे ही, लेकिन सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स आंखों देखी चीजें ही तो नहीं है। बोला एनिमल्स में भी तो दिखेंगे, पानी के अंदर जाए तो मछली दिखेगी, थोड़ा जमीन पे आने की कोशिश करे तो एम्फीबियन दिखेंगे, आचड़ गचड़ चमड़ी, एकदम कड़क चमड़ी रहने वाले रेप्टाइल दिखेंगे, सांप, मगरमच्छ, कछुआ, है ना, कछुए का कवच, मगरमच्छ की खरगुड़ी रफ रफ स्किन, सांप की स्केल्स, सरडा। हाथों में लेने पे ही कैसा लगता है, रफ रफ लगता है, लिया है कभी, लेके देख। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ठीक है, ये सारा सारा। फिर हवा में उड़ने वाले पंछी, एव्स बोलते हैं उनको, या बर्ड्स बोल लो। और फिर हम लास्ट में हम सारे सारे अपने माँ बाप के परवरिश में बड़े होने वाले मैमल्स। फिर आते प्लांट्स, उनमें बहुत डाइवर्सिटी है प्लांट्स में। तुम बच्चे, अगर तुम छोटे बच्चे हो तो तुमको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि प्लांट्स हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, क्रीपर होते हैं, क्लाइंबर होते हैं, ट्रीज होते हैं। तुम थोड़ा बड़े हो जाते हो तो तुमको प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तुम और थोड़े बड़े हो जाते हो तो फिर ये फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग का थोड़ा और एडवांस्ड हो जाता है कि जो प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैसे कर पाते हैं, सीड से रिप्रोडक्शन कर पाते हैं या किसी और प्रकार से स्पोर फॉर्मेशन से वगैरह कोई चीज से रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, वैसा हो जाता है। जे आर ट्यूटोरियल करा है, आ गया प्लांट किंगडम, हो गया, आगे निकल गया क्या? जिन्होंने करा है वो जल्दी समझ पाएंगे। जो बच्चे भूल ही गए कि अरे हाँ वो भी दिया था अपन ने, वो भूल ही जाए। ठीक है, तो प्लांट्स का है क्लासिफिकेशन। और फिर हम हमारी नजर अगर दूसरे दुनिया में करें, ऐसी दुनिया जो जल्दी दिखती नहीं है, वो है सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जो थियोलॉजिस्ट लोग हैं, थियोलॉजिस्ट, वो आर्ग्यू करते हैं, वो बहस करते हैं कि जैसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैक्रो मतलब आंखों से दिखने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आंखों को नहीं दिखने वाले, वैसे ही वो बात करते हैं कि माइथोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, वैसे ही वो बात करते हैं कि माइथोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे जो दिखाई देते हैं, जैसे भूत, प्रेत, वगैरह 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 वगैरह। ऐसे अब वो उस बात में सत्यता है कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि आज से 1000 साल पहले कोई विश्वास नहीं करता था पाश्चात्य में, कि आज से 200 साल पहले भी ब्रिटिश लोग मानते नहीं थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उनमें तो वैक्सीनेशन कराना पाप माना जाता था ब्रिटिश लोगों में। जब वैक्सीन के लिए एडवर्ड जेनर नाम के व्यक्ति ने इंडिया से टेक्निक चुरा के वैक्सीन बनाई, और वो पहली बार इंजेक्शन देना या पहली बार टीकाकरण, एक टोच मारना, दाबन से टोचना, वो जब इंग्लैंड में प्रकार शुरू हुआ तो लोग डर के मारे भाग जाते थे। ठीक है, लोगों को पकड़ पकड़ के वैक्सीनेशन करवाना पड़ता था। तो जैसे 200 साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, इस बात की सत्यता पर ही प्रश्न उठता था। वैसे ही भूत है कि नहीं, उस पर आज भी प्रश्न उठता है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन आ गया 1 मिनट। तो ऐसा ये लिविंग थिंग का कुछ चार्ट है। तो फिलहाल माइथोलॉजिकल की, भूत प्रेत वगैरह की बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो मुख्य रूप से हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना 5 जनों को जगह दी है। उसमें से एक ऐसा काटता है जिसको हम पूरा समझ नहीं पाए, क्योंकि वो अधमरा है, अधमरा। आधा टाइम मरा रहता है, आधा टाइम जिंदा रहता है। अब इधर मरे हुए की परिभाषा, मरा होना किसको कहते हैं और जिंदा रहना किसको कहते हैं, ये समझना पड़ेगा। मरा होना उसको कहते हैं जब आपके शरीर के अंदर के सारे लाइफ प्रोसेसेस, श्वास लेना, ब्लड का सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, डाइजेशन ऑफ फूड रुक जाए, उसको मृत्यु की स्थिति घोषित कर दिया जाता है। तो ये पागल पोट्टा वायरस आधा टाइम मरा रहता है, और सडनली किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी अन्य लिविंग थिंग के शरीर के अंदर अगर ये चले जाए तो ये जीवित हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर श्वास लेना वगैरह वगैरह सब चालू हो जाता है। जैसे तुम बच्चों ने अगर डिस्कवरी चैनल का भी बचपन में देखा हो, जब कड़क गर्मी का उन्हाड़ा सीजन आता है, ठीक है, जब कड़क गर्मी का उन्हाड़ा वगैरह ऐसा सीजन आता है, तो जो मगरमच्छ होता है, वो मगरमच्छ खुद को कीचड़ में लपेट के एक शांत सी ठंडी सी जगह पे जाके बैठ जाता है, शांति से हाइबरनेशन स्टेट में चले जाता है। वो एस्टिवेशन स्टेट में, एक्चुअली गर्मी में एस्टिवेशन कहते हैं उसको।
और वो चले जाता है, और वो गहरी नींद में चले जाता है 4 महीने के लिए। 4 महीने तक वो जगह से हिलता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है। वो श्वास लेता है लेकिन बहुत धीमी श्वास लेता है, और उसका हार्ट जो है 1 मिनट में केवल एक बार बीट करता है। ठीक है, या धीरे 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 वो इतनी गहरे एस्टिवेशन में चले जाता है कि 4-5 घंटे में मगरमच्छ का हार्ट एक ही बार बीट करता है, अतिशय गहरी नींद में। उस स्थिति में अगर कोई जाके उसको टच वच करे, कुछ करे, तो हिलेगा भी नहीं, लगेगा कि मरा हुआ है, चलो इसको उठा के लेके चलते हैं। ठीक है, और जैसे उसको हिलाने जाओगे, थोड़ा उठाओगे, नींद में से वो जगेगा, 2-4 घंटे में वो जगेगा, होश में आएगा कि उसका प्राण सूक्ष्म हो जाता है शायद उस समय पे, उसकी लाइफ, उसके अंदर की आत्मा पूरे शरीर से सिकुड़ के शायद सिर्फ उसके दिल तक चली जाती है। ऐसा एक मैं इमेजिनरी एग्जाम्पल तुमको, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। और फिर उसको होश में आने में टाइम लगता है, आता है तो झपट्टा मारेगा फिर तुम पे। तो ऐसा मगरमच्छ के साथ होता है, वायरस के साथ कुछ ऐसे ही होता है। क्या ऐसा इंसानों में हो सकता है? कई लोग करके बता चुके हैं ऐसा, जो अपना 1 मिनट के अंदर हार्ट 1 सेकंड एक ही बार बीट करे, जिनका हार्ट 1 मिनट में एक ही बार करे। ऐसे योगी वगैरह कुछ लोग रहते हैं, साधना वगैरह करने वाले लोग रहते हैं। योगी मतलब पीएम, मुख्यमंत्री जी नहीं, दूसरे जो योगी वगैरह रहते हैं ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कैपेसिटी इंसानों ने दिखाई है। और कोई जो हमको आंखों से नहीं दिखते, वो है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया एकमात्र ऐसे लिविंग थिंग है जो डायनासोर के टाइम पे जैसे थे वैसे ही अभी तक जीवित है। तुमने सुना होगा कि डायनासोर के टाइम पे कॉकरोच थे। अगर यूट्यूब के शॉर्ट्स में सुना हो तो कॉकरोच तब से लेके अभी तक जिंदा है। लेकिन तब तुम सबके प्यारे प्यारे फेवरेट फेवरेट कॉकरोच एक प्रिंटर जितने बड़े बड़े रहते थे। सोच लो, ऐसा पकड़ के छोड़ दो, है ना। फर्शी के ऊपर प्लेट चल रही है पूरी, फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर एक प्लेट गोल 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 चल रही है। कितना तांडव हो जाएगा सब बच्चे, ओहो, सोच के ही मजा आ रहा है। ठीक है, तो कॉकरोच बहुत बड़े रहते, तो डायनासोर के टाइम कॉकरोच जैसे थे, कछुए थे, मगरमच्छ थे, जैसे वो तब थे। एनाकोंडा था तब, है ना, पाइथन था, टाइटैनोबोआ था। तो 4 प्रकार थे, 4 चीज थी। और ये थे बैक्टीरिया थे, सूक्ष्म जीवाणु। तो बाकी के 4 बदल गए। मगरमच्छ गली जितनी बड़ी रहती थी, श्री कृष्ण कॉलोनी जितनी। अभी मगरमच्छ ज्यादा से ज्यादा, दुनिया की सबसे बड़ी मगरमच्छ कितनी रहती है? वो खिड़की से लेकर डिजिटल बोर्ड तक कितनी रहती है? 30 फुट की, है ना, 40 फुट की। विश्वास नहीं हो रहा ना, इतनी बड़ी मगरमच्छ रहती है क्या? है ना, अफ्रीका में जाना कभी। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी मगरमच्छ मिलती है वहाँ पे। कौन मर गई? कहाँ? किधर? वो प्रसाद लेने वाली, वेजिटेरियन खाना आ गई, पिछले साल मर गई थी। तो मगरमच्छ, कछुए तब बहुत बड़े रहते थे, अपने ट्यूशन की बिल्डिंग जितने, या इससे भी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग जितने। ठीक है, उनके मिलते हैं कंकाल वगैरह अपने को, अभी छोटे छोटे रह गए। है ना, कछुआ बहुत प्यारा लगता है, तुमको काटेगा एक दिन फिर सब। ठीक है, फिर ऐसे ही। और तो बैक्टीरिया जो है, जैसे उस टाइम पे थे, जैसे उनकी बॉडी उस टाइम पे थी, आज तक वैसी ही। क्योंकि बैक्टीरिया उस टाइम बहुत अन्य भी बैक्टीरिया थे, डायनासोर के टाइम पे वो सब मर गए। केवल वही बैक्टीरिया जिंदा रहे जो वॉल्केनो के गर्म लावा के वेपर्स में जिंदा रह सकते। केवल वही बैक्टीरिया जिंदा रहे जो गर्म उकड़ते समुद्र में, किधर हॉट वाटर स्प्रिंग्स रहते हैं, किधर बहुत बॉइलिंग सी वाटर रहता है, उधर जिंदा रह सकते। वही बैक्टीरिया जिंदा रहे जो अतिशय खारचट सलाइन पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। और वो तब उस समय पे भी वहां पे भी जिंदा थे। फिर वो एस्टेरॉयड आया, टक्कर हुआ, सब हुआ, ज्वालामुखी फूटे बीटे, तो वैसे भी ज्वालामुखी में उनको रहने की समय थी, थोड़ी गर्मी बढ़ गई तो उनको कोई टेंशन नहीं हुआ, वैसे ही जिंदा रहे। और आज तक वो जिंदा है, और वहीं पर वैसी जगहों पर वो मिलते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है तुमको? बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया से थोड़ा विकसित होके ना और कीटाणु बने, धीरे 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 धीरे, जिनको हम गाउटी भाषा में जर्म्स बोलते हैं, और थोड़ा साइंस की भाषा में जिनको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। जिसमें तुम्हारे दो फेमस किरदार, अमीबा और पैरामीशियम, नाम तो सुना ही होगा। है ना, एक से लूज मोशन होता है, और पैरामीशियम से डोके का ताप होता है, व्यक्ति मर जाता है, सुना है कभी? ताप डोक्यात शिरलं आणि तो मेला, येडा झाला। वो पैरामीशियम की वजह से होता है, गंदे पानी में नहीं जाना। अगर तुम्हारे गुड़गे को जख्म लगे वाली है, अगर तुम्हारे पैर का नाखून उखड़ा हुआ है, और तुम गणपति बप्पा के विसर्जन को शिवना नदी में उतर रहे हो, तो गणपति बप्पा तो जाएंगे, तुमको भी कुछ दिनों में लेके जाएंगे उनके साथ। उनकी सेवा करने के लिए उधर भी कोई चाहिए ना, वो लेके जाएंगे वो। तो अगर पैर पे या किसी बॉडी पार्ट पे खरोच भी है, और गंदा पानी का एक दाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने को कितना ही टाइम लगता है, और वो कोइंसिडेंस रहता है, इतने बड़े नदी के बहाव में एक बैक्टीरिया, एक प्रोटोजोआ, वो भी विशेष पैरामेशियम ही आके घुसे तुम्हारे शरीर में, तो नहीं जाना चाहिए। अगर कैसा, किधर तुम अपने मामा के गाँव जाओ, किधर जाओ स्विमिंग के क्लास लगाने, और वो स्विमिंग पूल ऑलमोस्ट खाली पड़ा रहता है, महीने महीने तक वो पानी बदलते नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोग उधर आते ही नहीं है स्विमिंग को, हार्डली दिन के 10-15 जन आते हैं।
तो महीने महीने तक अगर वो पानी नहीं बदलते तो ऐसे पानी में नहीं जाना चाहिए। समझो थोड़ा बात को, मर जाओगे नहीं तो। बाद में तुम्हारे घर वाले ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो जर्म्स, तो प्रोटोजोआ रहते हैं बीमारी कॉजिंग, डिसीज कॉजिंग। फिर उसके बाद में दो पोटे हैं जिनको हमने इसमें डाल के रखा है। एक है बुरशी। बुरशी वैसे आंखों से दिख जाती है और पहले हम उसको प्लांट्स में ही गिनते थे। लेकिन बाद में हमने जैसे जैसे बुरशी के बारे में पता करना चालू किया तो मालूम पड़ा भाई प्लांट्स एकदम अलग ही है, बुरशी एकदम अलग ही है। क्यों अलग है? क्योंकि प्लांट्स खुद का खाना बना लेते हैं और बुरशी नहीं बना पाती। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। प्लांट ऑटोट्रॉफिक है और बुरशी हेटरोट्रॉफिक है। इसलिए बुरशी को अलग बना दिया। और बुरशियों के बारे में इतना मालूम पड़ा, इतनी बुरशियां है दुनिया भर में, इतने फंगाई है, वैरायटी ऑफ इतने हैं, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, कि उनको बिल्कुल एक अलग श्रेणी में, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को इज्जत दी जाती है, कोई पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे बायोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो फंगाई को भी उतनी इज्जत देते हैं। क्योंकि फंगाई वो चीज है जो सब कुछ तहस नहस होने के बाद में जीवन का पुनः संरचना करती है। जैसे आज से कुछ वर्षों पहले, भैया मैं जो सिखा रहा हूँ सब सेल चैप्टर का ही है, भरा क्या सेल चैप्टर चालू हो चुका है, तो ध्यान से सुनते रहो, कुछ भी फालतू की बात नहीं चल रही है। आज से कुछ वर्षों पहले रशिया नाम के देश में एक जगह थी, उसका नाम है चेरनोबिल। और ये शेरनोबिल या चेरनोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो फट गया, बूम, धमाका। और वो इतना जोर से फटा और इतना उसका रेडिएशन का लीक हो गया कि चेरनोबिल, जो कि अपने ट्यूशन के बिल्डिंग जितनी बिल्डिंग फटी थी, उसके कारण पूरा संभाजीनगर जिला खाली कराना पड़ा रशिया को। संभाजीनगर जिला, गंगापुर, वैजापुर, वाळूज, सिडको, चिकलठाणा, सोयगांव, कन्नड़, उधर तक का एरिया पूरा खाली कराना पड़ा। क्योंकि हवा से रेडिएशन इतना दूर दूर के परिसर तक फैल रहा था। चेरनोबिल पूरा सील करना पड़ा, बड़ी सारी दीवारें, कंक्रीट की दीवारें, और कुछ प्रिकॉशंस ले लिए थे। जल्दी से जल्दी लोगों को खाली करना पड़ा। और चेरनोबिल में जिन साइंटिस्ट लोगों को बाद में भेजा गया सब वो क्योर करने के लिए, तो उनमें से कोई जिंदा बचा नहीं बेचारा। 4-5 दिन से ज्यादा कोई जिंदा बच ही नहीं पाता था। तो जिनको जो बहुत बूढ़े हो गए, जिनका अब रिटायरमेंट प्लान था कि हाँ टपकना है, तो उनको बोला भी नहीं जाता था तुम टपकोगे, क्योंकि कोई कौन नहीं जाएगा फिर। पर लेकिन उनको भेज दिया जाता था ठीक टुक करने को। लेकिन हम लोग उसको 50% ही ठीक कर पाए, अंदर वो लीकेज कंटिन्यू होता ही रहा। ये किस्सा करीब 40 साल पहले हुआ। आज वो रेडिएशन के लेवल अगर हम चेक करें तो बिल्कुल जीरो नहीं हुए हैं, लेकिन काफी कम हो गए हैं। क्योंकि वहां पे फंगाई उग गई, प्लांट्स मर गए, एनिमल्स मर गए। कोई प्लांट, कुत्ता अगर अंदर जाता था तो कुत्ते का पिल्लू जो है 3 आंख का पैदा होता था। अगर कोई झाड़ उधर जाता था तो झाड़ बिना क्लोरोफिल के पैदा हो जाता था, झाड़ का पिल्लू। झाड़ के जो बीज बनते थे, जिस झाड़ पे रेडिएशन पड़ गया, उसके बीज ऐसे निकलते थे कि उस बीज को लगाने के बाद मिट्टी में जो अगला झाड़ उगेगा वो बिना क्लोरोफिल का उगेगा, व्हाइट कलर का उगेगा पूरा। ऐसी अजीब गरीब चीज होती थी। तो ये पूरा साफ सफाई करने का जिम्मेदारी फंगाई ने ली। ऑटोमेटिक फंगाई, बुरशी सब अंदर मरते चले गए, लाशों पे बुरशी लगती चली गई। और वो बुरशी ऐसी हो गई कि वो रेडिएशन को खाने लग गई। हाँ, रेडिएशन को खाने लग गई, न्यूक्लियर मटेरियल को खाने लग गई, पचाने लग गई। और वो बुरशी ने आज पूरा चेरनोबिल जो है कवर कर लिया है, सारा का सारा। ठीक है, कुछ वर्षों बाद वो बुरशी भी वहां पर मर जाएगी सारी की सारी। ठीक है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा और वापस वहां पर जीवन पनप पाएगा और हजारों वर्षों बाद इंसान वहां पर लौट पाएंगे। बात समझ आई? क्या? कलीज क्या खा जाते? 40 साल पहले हुआ था ये, चेरनोबिल फटा था। अभी गलती से नहीं रहता। ठीक है, जो गलती से थोड़े बाउंड्री बिंड्री पे रहते, जैसे जिनको लगा फक्त संभाजीनगर खाली करना करना है और जालना के लोग गए नहीं, तो जालना वाले के बच्चे फिर 3 पाव के पैदा हुए। ठीक है, 4 हाथ 3 पाव 3 आंखें। ठीक है, ऐसे वाले बच्चे पैदा हुए। तो जेनेटिक डीमोडिफिकेशन हो गया, भूल हो गया। तो ये फंगा इसलिए बहुत जरूरी है। तुमने देखे नहीं क्या? चलो अपन तुमको थोड़ा दिखाते हैं फिर आज। जेनेटिक डिफेक्ट्स फ्रॉम चेरनोबिल। जैसा ये बच्चा देख लो। तुमने ये देखा है क्या, एक मूवी थी इन बच्चों के ऊपर, लाइफ ऑफ पा, नहीं वो पाए था, क्या नाम था उस मूवी का, अमिताभ बच्चन हीरो था उसमें। उसमें गाना था पा 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 पा। ऐसा सुना है कि तुमने? मैंने बहुत बचपन में देखी ऐसी बीमारी वाले बच्चे। फिर उसके बाद में, अरे ये बच्चा, आतिश नहीं बेचारे को,
बुरा हुआ ब्रो, बहुत बुरा हुआ। इसको क्लेफ्ट लिप्स है और इसके हाथ जो है गोले गोले के फॉर्म में है ऐसे कुछ। हाँ, डोरेमोन के हाथ है इसके। डोरेमोन के कैसे नीले नीले हाथ और सामने पांडरा पांडरा गोल है, वैसे है इसका। आंसू मत सालो, अगले जन्म में तुम्हारे भी साथ हो जाएगा। ये तो ये गचाड़ी में है। और अपन देखे तो ये कुतरे से पिल्लू भगत है। ठीक है, तो दीज आर जेनेटिक डिफेक्ट्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन। और चलो चेरनोबिल तो हो गया, अब अपन बात करते हैं और क्रेजी, जापान। जापान में क्या पता था? आंधળી, एकदम, एकदम सरडे की जैसी आंखें। ठीक है। और ये तो एआई है। हाँ, ये रियल है। ऐसी चीजें रियल है, पाकिस्तान में ऐसे बहुत मिलेंगे तुमको। ठीक है। हाँ, पाकिस्तान में वाकई में तुमको बहुत मिलेंगे। तो पाकिस्तान, कुछ विचित्र ना आ जाए। ये है अभी, तुमको लगने में शायद ये नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन ये सब एबनॉर्मल बच्चे हैं। ठीक है। इनमें होठों में वगैरह, दांतों की रचना में, जीभ वगैरह में, मसूड़ों में बहुत फर्क है। ठीक है। दीज है, ये बच्चे हैव जेनेटिक डिसऑर्डर। ये देखो, ये टिपिकल पाकिस्तानी बच्चा है, एकदम टिपिकल। दिस इज अ टिपिकल पाकिस्तानी बेबी। ठीक है। फर्स्ट कजिन्स में उधर मैरिज होता है ना, उसके कारण। और नहीं मिल रहे यार, मैंने बहुत मस्त फोटो दिखा रहे, क्रेजी एकदम। जो भी है अभी, ठीक है। ठीक है, थोड़ा और मैं तुमको बता देता हूँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अभी तो पूरा क्रोमोसोम वोमोसोम आ गया भाई। ये देख लो थोड़े से, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे, बदल जाता है भाई। ठीक है। ये एक जनरेशन में, पहली पहली पीढ़ी में ऐसा होता है, और फिर और बढ़ते ही चले जाते हैं वो और सक्सेसिव पीढ़ियों में। लेकिन क्योंकि ये बच्चे ही खुद ज्यादा जीते नहीं है, तो इनकी अगली पीढ़ियां ही आती नहीं है, नहीं तो हमें और क्रेजी वैरायटी देखने मिलती थी। नाही ते मधी डोका पुरा मेंगा मेंगा असतो, डिफेक्ट निघतात, डोक्याचा काही भागच नसतो। क्या नहीं कर सकते? और ठीक ठीक नहीं कर सकते जेनेटिकल बीमारी हो। अब जैसे शुगर जो है, शुगर जो बीमारी है वो जेनेटिक भी तुम तक आ सकती है। और मोस्ट केसेस में फिजिकल एक्सरसाइज रोज के नहीं रहने के कारण आती है। मेरे केस में दोनों है, मेरे दादाजी को भी है, और मैं फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करता, तो मेरे को होंगी प्रोबेबली। अगर मैं नहीं सुधरा तो 35 साल के पहले, अभी मेरे पास 12 साल है जिंदगी जीने के। जी। ठीक। जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं सुधर सकते, ये चेरनोबिल का मैंने उदाहरण दिया। और अपन बात कर रहे थे भिन्न भिन्न प्रकार के लिविंग थिंग्स की। अब जब लिविंग थिंग्स की बात आती है बच्चों, तो लिविंग एक बहुत जरूरी प्रश्न आता है कि इनके शरीर किन चीज कैसे बने हैं। तो मालूम पड़ता है कि भाई, वायरस का तो शरीर ही नहीं है। ये वायरस ऐसा है कि हवा में किसी का एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लटक के हवा में किधर तो भी चल के जा रहा है। रास्ते से दिख रहा है तुमको, अदृश्य भूत जिसका खाली डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है तुमको, चलते जा रहे हो। ठीक है। शरीर ही नहीं है, चमड़ी ही नहीं है, स्किन की कवरिंग ही नहीं है ऊपर, बस ऑर्गन्स है। तो वायरस में खाली आरएनए, डीएनए और सम फ्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल है। आरएनए, डीएनए, आरएनए नहीं, डीएनए नहीं, सॉरी, आरएनए एंड सम प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसका मिश्रण होता है वायरस, बस। फिर जब हम बैक्टीरिया को देखते हैं, हम जर्म्स को, प्रोटोजोआ को देखते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई, ये तो सिर्फ एक ही चीज के छोटे से बने हुए हैं। और इतनी नन्ही सी जान में खुद का दिल भी है, खुद का स्टमक भी है, खुद का एलिमेंट्री कैनाल भी है, खुद का छोटा सा दिमाग भी है, खुद के हाथ पाँव भी है, खुद पानी का साठा करने की चीज भी है। आंखें नहीं दी भगवान ने, लेकिन सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो फील करने के लिए खुद की स्किन भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। तो इन वो एक पूरी फुल्ली फंक्शनल यूनिट है, पूरी तरह काम करने वाला खुद ब खुद ऐसा है। जैसे तुमने देखा है क्या कि अब ऐसी फॉरेन में मशीनें भी बन गई है जिसमें
यूट्यूब के शॉर्ट्स रील्स में, इंस्टाग्राम पे किधर देखा हो शायद तुमने। तो फॉरेन में ऐसी मशीनें भी बन गई है जिसमें सारा बस फूड स्टोर करना पड़ता है अपने को, टमाटर भी मटर, दाल बील भाजा, और उस पे जो भाजी क्लिक की वो भाजी बना के दे देता है वो। देखा है। लेकिन क्या वो तुमको हाथ से खिला सकता है? नहीं, खाना तो तुमको प्लेट वोल तुम्हारे तक ला के दे सकता है, शायद में भी ला के भी एक आध वर्जन ला के दे सकता है। ठीक है, पर वो क्या तुमको हाथ से खिलाते बैठेगा? नहीं, अभी उस स्टेज पर नहीं आया, तो फुल्ली फंक्शनल है, बस बना सकता है। लेकिन ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को जब हमने स्टडी किया, फंगई की तो बहुत वाहवाही की हमने कि देखो कैसे रेडिएशन को कम करता है, कंट्रोल में लाता है, और भी बहुत फायदे भी और बहुत सारे नुकसान भी है। सबके फायदे सबके नुकसान है। तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के केस में बच्चों अगर हम बात करें, तो हमारी नजर ऐसी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के शरीर पे पड़ी, और उनका शरीर कुछ ऐसे था कि भाई खुद का पूरा काम कर लेते, इतना नन्ही सी जान है। खुद का दिल भी है, खुद का दिमाग भी है, खुद का एलिमेंट्री कैनाल भी है, खुद का स्टमक भी है, खुद के डाइजेस्टिव जूसेस भी है। सराउंडिंग से जो इंटरेक्शन हो रहा है, गरम गरम आ गया, अगर कोई बैक्टीरिया गरम तवे की तरफ बढ़ना चालू कर दे, और अभी वो किचन ओटे से 50 फुट दूर है, तो उसको गर्मी चालू हो जाएगी। अगर कब बशी में, बशी के ऊपर एक आधा बैक्टीरिया था, है ना, बशी के निचली साइड से था, तुमने ऊपर से चाय डाल दी, ठंडी हो गई, तो उसको गर्मी फील होगी, वो डिटैच हो जाएगा, कब बशी से ही डिटैच हो जाएगा और हवा में लटक के पड़ रहा होगा, 10 मिनट तक नीचे गिर रहा होगा फर्श में, लेकिन पंखे का हवा का झोंका आ जाएगा, उड़ के किधर को भी चल जाएगा। तो हमने देखा कि ये भाई अलग ही जीवन में, ये इनके साथ बाहर का कुछ भी हो, ये खुद को सेफ भी रख सकते हैं। और इनके दिनचर्या में इनके जो लाइफ प्रोसेस होती है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो भी कुछ, जैसे हम डोरेमोन है, ये मिनी डोरेमोन है, ये सक्षम है खुद जीवन जीने के लिए, फुल्ली फंक्शनल यूनिट है। सब कुछ काम जो हम कर सकते हैं, इनके लेवल पर वो काम ये भी कर सकते हैं, जो भी जरूरतमंद काम है जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो ये काम कर सकते हैं। तो इनके शरीर को हमने नाम दे दिया सेल। बहुत ही फैसिनेटिंग लगा हमको। तो मैं, वो भी एक स्टोरी सुनाई जाती है कि रॉबर्ट हुक ने कैसे कप्पों को बोलते थे सेलुला, और फिर ऑमनिस सेलुला सेलुला, फिर शॉ का स्टेटमेंट वगैरह, और कैसे बियर बॉटल, एक दिन रॉबर्ट हुक पी रहा था बियर, फिर बॉटल में थोड़ी बियर बच गई तो उसने कॉर्क लगा लिया वापस से, वो घर पे लेके चले गया, रात में पड़ा था। सुबह उठने के बाद ऐसे उसके मन में ख्याल आया कि भाई अपने पास जूम करने की निंजा टेक्निक बन चुकी है ना, आरसा कॉन्वेक्स लेंस अपने पास बन चुका है, तो क्यों ना कॉन्वेक्स लेंस से वो चीज़ों को देखते रहता था। तो बियर बॉटल के ढक्कन को, जो कि कॉर्क से बना हुआ रहता था, उससे उसने देखा उसको, और उसको कुछ हनी बी जैसा स्ट्रक्चर दिखा, उसने छोटे छोटे कप्पों को नाम सेल दे दिया। ठीक है। जैसे मैं तुम छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी नाम दे देता हूँ, एलियन, विलियन, लिम्बू टिम्बू ऐसे, तो उसने नाम दे दिया सेल, तो नाम पड़ गया सेल। ऐसी कहानी तुमने पढ़ी। फिर सेल, लिविंग सेल पहली बार एंटोन वॉन लीवन ने ऑब्जर्व करे। फिर वो भी किधर गंदे पानी से, गंदा पानी, तालाब का पानी लेके आया था वो, और सबको ना, उस जमाने में, जैसे इस जमाने में क्या इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी का ट्रेंड चल गया, तो सबको वो वाली गाना, वो वाला फोटो लगाने का ट्रेंड चलता है। तो उस जमाने में ट्रेंड चल रहा था, इस सबको कॉन्वेक्स लेंस, जिसने भी लेंस मेकर फॉर्मूला से जिसने भी लेंस बनाया था, और लेंस लगा के दो दो लेंस पेपर से और जूम होके दिखता था, तो सबको सारी चीजें जूम होके देखने रहती थी। लोगों को बहुत मजा आता था, बच्चों को तो बहुत मजा आता था, हाथ में मूंगी उठाने के उसको लेंस से देखने जूम करके, येड़े जैसे 4 4 घंटे तक मूंगी देखते रहते थे बच्चे। ठीक है, येड़े हो जाते थे बच्चे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे फोन वोन नहीं तो कुछ था नहीं, बिजली तो बनी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी, रात में रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, घर में रहते थे बच्चों। मम्मी बोलती थी सो जा बेटा, नहीं तो लांडे आ जाएंगे। ठीक है, चुपचाप शांति से रहना पड़ता था। अब पाश्चात्य में तो लांडे तब तक पहुंच चुके थे बोलना। पण विज्ञान का इधर भारत में लांडो ने ज्यादा ही पैर जमा लिए थे, है ना। इधर मराठा साम्राज्य, वो पूरा स्ट्रगल चल रहा था, शुरू हुआ था, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का जब कालखंड यहाँ पर था, उस समय पाश्चात्य के देश साइंस और मैथ्स में आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने लांडो को हरा दिया था, उन्होंने लांडो को यूरोप में घुसने से रोक दिया था, क्रूसेड्स की जंग हुई थी बड़ी बड़ी। हमने भी रोक के रखा। ठीक है, हमने भी रोक के रखा था। हमने तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा रोक के रखा, 300 साल तक। लेकिन फिर भी नंबर्स तो मैटर करते हैं। अब उनके 4 बीवी 40 बच्चे हैं, है ना, हमारी एक भाई को एक बच्चा है, तो कैसे होगा भाई? कैसे कुछ, तुम क्या फाइट करो, नंबर्स डू मैटर। और धीरे धीरे इवेंचुअली सिंध हम हार गए, वो आ गए, और हमारा साइंस और मैथ्स का पूरा डाउनफॉल हो गया भारत में, साइंस एंड मैथमेटिक्स केम टू अ हॉल्ट। और पाश्चात्य में साइंस एंड मैथमेटिक्स इधर नहीं होगा तो दुनिया में किधर, तो कुछ तो चलते ही रहेगा साइंस में, कुछ कुछ। तो वो जंगली लोगों से थोड़े सिविलाइज्ड लोग बन गए थे। तुमको अगर पता ना हो तो 400 साल पहले, आज से सिर्फ 300 साल पहले, जब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम था, कभी तुम गढ़ किले घूमने जाओ तो देखना कि इतने ऊपर गढ़ किले पे, जहाँ पर एक किले के ऊपर 2 2 हजार सैनिक रहते थे, 4 4 साल तक तैनात रहते थे, उनका राशन उतना स्टोर करके रखा जाता था, खाना पानी, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा
एकदम ऊपर तक रहती थी, गढ़ किल्लों पे पूरे ड्रेनेज लाइन बनाए जाते थे। और तुमको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि सिर्फ 200-250 साल पहले तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे कब्जा करना शुरू किया था, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, सिराजुद्दौला मीर जाफर वाला किस्सा, तब इंग्लैंड में लोग घर में हकते थे बादली में, आणि वो हागने के बाद में बादली से खिड़की के बाहर फेंक देते थे रास्ते पे। ठीक है, बस 250 साल पहले। अगर तुम पढ़ो कि ड्रेनेज सिस्टम्स की हिस्ट्री इन यूरोप, बहुत ही घनौना, घटिया, घानेरडे सी सभ्यता है। तो जंगली से सब मानव की तरफ आ ही रहे थे, तो उसमें उन्होंने ढूंढ लिया कुछ चीजें, थोड़ी सी चीजों में आगे निकल गए, एक लेंस बन गया विशेष। तो बच्चों को लेंस, और बड़े लोगों को सबको लेंस से मजे करना बहुत मजा आता था। तो लीवर और लेंस में भी नए नए क्वालिटी के आ रहे थे, जैसे iPhone 16, फिर iPhone 16 Pro, फिर iPhone 16 Pro विदाउट चार्जर, फिर iPhone 16 Pro विद सम आते रहता है ना, ऐसे अलग अलग। तो ऐसे प्रो मैक्स वर्जन, गिट्टे प्रो सब आते रहता है। तो लेंस के भी पावरफुल लेंस भी बन रहे थे, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी बन रहा था। तो रॉबर्ट हुक ने तो सिर्फ मरे वाला एक प्राइमरी सेल देखा, लेकिन गंदे पानी में तालाब से पानी लाके उसको भी झूम करके देखते बैठते बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से। जब एंटोन वॉन लीवनहुक नाम के एक शख्स उसको झूम करके देख रहे थे, उनको वड़वड़ करते लिविंग थिंग्स दिख रहे पानी के अंदर। लेंस हटाए तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, बारकाई से देखा, एक लेंस से देखा तो नहीं दिखा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, 4-5 लेंस लगाए तो उनको दिख गया। मजा आ गया उनको एकदम। और बहुत सारी जगह से पानी के सैंपल लाके कंफर्म किया, बोल बोल कर रहा है भैया, सांप सा पिल्लू काय हो, दिसूच नहीं राहिला काय, है ना। उनको पहले प्रश्न भी ऐसे पड़े होंगे कि भाई ये क्या है, भाई ये एकदम अजीब सा क्या है भाई। ठीक है, वड़ वड़ करते रहता नहीं, क्रेजी शेपुड़ भी इसको। ठीक है, येड़े हो गए वो। तो ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन। उन्होंने ये सारे डायग्राम जो वो लेंस से दिख रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, उन्होंने अपनी डायरी में निकाले, पब्लिश किया, और उन्होंने साइंस पार्क चालू किया, है ना। एक आना देके, एक आना में लोग 2-2 घंटे तक इसको देख सकते थे, जहाँ पे वो गंदा पानी लाके। और उन्होंने जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बनाया था ना, एंटन वॉन लीवनहुक ने, उन्होंने वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, लोगों को उनकी निंजा टेक्निक ना मालूम पड़ जाए, नहीं तो दूसरे भी लोग साइंस पार्क चालू कर देंगे। तो उन्होंने वो क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, 4 लेंस लगाए थे ना, लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2, लेंस नंबर 3, लेंस नंबर 4, इसको ढक दिया। और माइक्रोस्कोप का वो कॉलम होता है, कॉलम आई पीस वाला, देखा है क्या, यहाँ पे नीचे आई पीस होते हैं 3-3, है ना। और यहाँ पे वो स्लाइड वगैरह रखते हो तुम, ऐसे ही होता है ना माइक्रोस्कोप। तो ये बेसिक माइक्रोस्कोप बनना चालू हो गया। ठीक है, हालांकि माइक्रोस्कोप एंटन ओनली उन्होंने बेसिक वाला बनाया, फिर धीरे धीरे और एडवांस्ड वर्जन उसके बनते गए, और आज तो हम स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और भी फर्दर तक जा चुके हैं हम। लेकिन अभी और भी हम छोटी चीजें बाकी जो हम देख नहीं पाए कुछ देर को। अच्छा, तो ये बात समझ आई सब बच्चों को, 9वीं को बायोलॉजी में मजा आ रहा है। बायोलॉजी बहुत पढ़ने का है। मैं तुमको वो बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं पहले बैच को पढ़ा रहा था, उसके बाद मैंने बायो छोड़ ही दिया था पढ़ाना। फिर एक आध अल्टरनेट बैच को बच्चे चिल्लाते थे पढ़ो पढ़ो, मैं पढ़ा देता था, तब पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, बायो बहुत भारी। मेरे बायो के प्रवचन कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं जैसे एसएसटी के प्रवचन, मेरे को एक पैराग्राफ खत्म करने में 1-1 घंटा लगता है बायो का। ठीक है, और वही मैथ्स क्योंकि मेरा फेवरेट है, तो मैं मान के चलता हूँ सबको आता चाहिए, उनमें भगा देता फिर। पर फिर भी कृष्णराज भाव को देख के मैं अपनी स्पीड कम रखता हूँ कि भैया रैशनलाइजेशन 1/√2 माइनस √3 एकदम दमन है, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 दम मनी कार्यक्रम चालला पाहिजे। चलो ऑनलाईन बच्चों, 9वीं के गुड नाईट, टाटा बाय बाय।